ये ध्यान देना, कल हम बताए थे उसने कहा था। उसने कहा का लेखक कौन है? कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर गुलेरी। ठीक है, इसके बारे में हम बता दिए। अब ये कहानी के बारे में बता रहे हैं। ये कहानी क्या है? उसने कहा था। ठीक है, तो ध्यान देना कि बड़े बड़े शहरों के इक्के, गाड़ी वालों की, जवान के, गाड़ी वालों के, जवान के कोरों से जिनकी पीठ हिल गई है और कान पक गए। क्या कर रहा है? बड़े बड़े शहरों के इनके गाड़ी वालों की, जवान के कोरों से क्या हुआ है? जिनकी पीठ हिल गई है और कान पक गए हैं। उससे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का बढ़ाव लगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अमृतसर के रोड पर जो गाड़ी वाले चलते हैं, ठीक है, इनके गाड़ी वाले, जैसे जो घोड़सवारी कराते हैं, टमटम वाले होते हैं, वो क्या होता है? वो जो है कि सबको हटने के लिए जो है कि बोलता है और अब शब्द भाषा का ही प्रयोग करता है। ठीक है, वही बोला है कि अपने बोली पर मरहम लगावे। कौन कहा है? कौन कहा है? तो लेखक ने कहा है। ठीक है, कि बोली पर मरहम लगाने की बात कही है। ठीक ना? अब ध्यान देना, जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। ठीक है, मतलब घोड़े को बहुत खूब चाबुक लगाते हैं और कुछ गाली का भी प्रयोग करते हैं। कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर क्या होता है? आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। क्या होते हैं? तरस न होने पर तरस खाते हैं और कभी उनके पैरों की अंगुलियों के कोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सिर चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनके बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमाल कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफेद फेटो खचरों और बतकों, गन्ने और घूमते और भारे वालों के जंगल में राख खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। बिना जी साहब करने बिना हटता नहीं है कोई रोड पर। ठीक है, क्योंकि अमृतसर के शहर में, अमृतसर कहाँ है?
पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। आ समझे? तो जो है वहाँ ये जो भाषा जो है कहाँ का है? पंजाबी भाषा है। ठीक है। तो ये जो है कि गाड़ी वाले जो है बिना जो है कि जी साहब किए हुए, ठीक है, तो रोड पर से कोई व्यक्ति हटता नहीं है। ठीक ना? और ध्यान देना, यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, उनकी जीभ भी चलती है, पर मीठी छड़ी की तरह महीन मार महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं कि हट जा, जीने जोगी हट जा, कर्मा वाली हट जा, पुत्र प्यारी बच जा, लंबी वाली। यानी कि समष्टि में इनका अर्थ है कि तू जीने योग्य है। किसको कहता है? अगर रोड पर बुढ़िया आ जाए वो हट नहीं पाए। ठीक है। तो बहुत प्रेम से बहुत प्यार से जो है कि टांगे वाले ने उसको हटाने का प्रयास करता है। क्या कर रहा है यहाँ? हट जा जीने जोगिए, मतलब इसका अर्थ है क्या? माने तुम जीने योग्य हो, हट जा रोड पर से। ठीक है। फिर कह रहा है कर्मा वाली है, यानी कि भाग वाली हो। क्या है? भाग वाली हो। पुत्र प्यारी, यानी पुत्रों की प्यारी हो। ठीक है। लंबी वाली है, यानी कि तुम्हारी लंबी उम्र तेरे सामने है। ठीक है। लंबी उम्र तेरे सामने है। तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है? बच जा। तो क्योंकि घोड़ा में पूरा हॉर्न थोड़ी होता है, टमटम में कहीं हॉर्न होता है? हॉर्न नहीं तो मुंह से बोलना पड़ता है। मुंह से बोलकर सबको क्या किया जाता है? साइड किया जाता है, हटाया जाता है। और जो नहीं हटे उसको क्या होगा? क्या वो धक्का लग ही जाता है, क्योंकि घोड़ा जानवर है, क्या जाने। तो ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक के एक दुकान पर आ मिला। कहाँ आ गया? चौक के एक दुकान पर। ठीक है। चौक के एक दुकान पर आ मिला। कौन? एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का और एक लड़की, और उसके बालों और इसके ढीले सुथरे से जान पड़ता था कि दोनों सिख, दोनों जाति का क्या था? जाति में धर्म का सिख था। ठीक है। और वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। मतलब वो लड़की जो है उसको मामा को बाल को धोना था, वो मार्केट में जो है बाजार में दही खरीदने आई थी। ठीक है। और यह रसोई के लिए बढ़िया भी है। दुकानदार एक परदेसी से पूछ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना फरता न था कि तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे, ठीक है ना, तेरे घर कहाँ है? तो कहता है कि मगरे में। फिर ये बोलता है कि तेरा कहाँ है? तो माझे में। ठीक है। अच्छा, लड़की बोल रही है और लड़की को वो दुकानदार बोल रहा है कि तेरा घर कहाँ है? तो मगरे में। तो लड़की का घर तेरे तो माझे में, यहाँ कहाँ रहती है? ठीक है। तो अंतर सिंह की बैठक में वो मेरे मामा होते हैं। अंतर सिंह की बैठक में
वे मेरे मामा होते हैं और मैं भी मामा के यहाँ हूँ। और उनका घर गुरु बाजार में है। उनका घर कहाँ है? और इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा। ठीक है, निपटा और इनका सौदा देने लगा और सौदा देकर दोनों साथ साथ चले। और कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा। किसको से पूछा? लड़की से पूछा कि तेरी कुर्माई हो गई। कुर्माई का मतलब सगाई। ठीक है, तो इस प्रकार लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़कर भाग जाती है। और लड़का लाइट कट गया ना, चलो ठीक है, क्या तेरी कुर्बानी हो गई? पर इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़कर क्या होता है? भाग जाती है और लड़का मुंह देखते रह जाता है। ठीक है, दूसरा दिन सब्जी वाले के यहाँ दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। माने ऐसा होता था कि दोनों मार्केट में जब भी मार्केट में आता था, दोनों आपस में दोनों क्या होता था? कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुकान पर मिल जाता था। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुकान पर मिल जाता था। जैसे यहाँ देखो, सब्जी वाले के यहाँ गया तो वहाँ मिल गया, दूध वाले के यहाँ गया तो वहाँ भेंट हो गया। ठीक है, और महीने भर यही हाल रहा, महीनों भर यही हाल रहा, हर महीनों भर जो है क्या प्रक्रिया चलते रहा। ठीक है, तो 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा क्या तेरी कुर्बानी हो गई? और उत्तर में वही धत कहकर भाग जाती थी। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की ने लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। मैंने खिसिया गुस्सा होकर बोल दी क्या कि हाँ मेरी कुर्बानी हो गई। ठीक है, तब तो लड़का पूछता है कि कब हुई? ठीक है, तो लड़की बोलती है गुस्सा की कल हो गई। ठीक है, देखते नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ शाल पे ओढ़े हुए हैं। ठीक है, और लड़की क्या हुई? लड़की वहां से फिर भाग गई और लड़के ने घर की राह ली और रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया। लड़का खिसिया गया, गुस्सा गया, दिमाग खराब हो गया, टेंशन हो गया, डिप्रेशन में चल गया। ठीक है कि नहीं? तो क्या हुआ? वो लड़का पगला गया। पगलाने के बाद क्या होता है? क्या बोलो मुस्कान? पगलाने के बाद क्या होता है? वो अपना आपा खो देता है। ठीक है, जो रास्ता में भेंट होता था उसी को ढकेल देता था। हो गया? तो रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाला को दिन भर की कमाई खो दी, एक कुत्ते को पत्थर से मार दिया और एक गोभी वाले के ठेले में दूध दिया। जो दूध लिया था वो क्या किया? गोभी वाले को ठेला पर उझिल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पा गई। अब देखो, तब कहीं घर पहुंचा। अब क्या हुआ? सामने से नहाकर कोई आती हुई वैष्णवी थी, मतलब लड़की साध्वी को मान क्या, उससे टकरा कर गिर गया और वो क्या हो गया? वो अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा का उपाधि पा गया। तब देखो ऐसा समझे, तब इसका पहला कथा खत्म हो गया, समाप्त हो गया। मात्र समझो कि यह एक नाटक है। आया समझे? तो पहला दृश्य क्या हुआ? समाप्त हो गया। अब
इसके बाद दूसरा दृश्य आ रहा है इसी का। अंधा हो गया, अंधे के बाद क्या होगा? इलाज उलाज होगा, घर पर रहेगा। दूसरा क्या होगा? कुछ वर्षों तक वो जो है कि इसी प्रकार रहा है कि नहीं? तब जो है कि फिर इसका फिर कहानी स्टार्ट होता है अगला। राम राम यह भी कोई लड़ाई है। अब यहाँ पर लड़ाई की बात हो गई। जब सियाना हो गया तो कहाँ चल गया? वो लड़का आर्मी में भर्ती हो गया। क्या चीज में भर्ती हो गया? आर्मी में भर्ती हो गया। ठीक है, क्या चीज? आर्मी में भर्ती हो गया। लाइट आ गया, दिख रहा है। ध्यान देना। चलो कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है। लड़ाई मतलब आर्मी को लड़ाई, जो युद्ध होता है, जो जंग होता है, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में, उसी को बोलता है राम राम यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंडकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई और लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेघ और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं और गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे तो घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंडक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती। तो लड़ाई जब होता है, युद्ध जब होता है तो बम बारूद सब में चलता है। क्या इस गोभी गोले से बचे तो कोई लड़े, माने इस गोले से अगर बचे तब तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था और यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। ठीक है, जो कहीं खंडक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती और न मालूम बुद्धिमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पट्टियों में छिपे हुए रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है। लहना सिंह होता है कि और 3 दिन है। 4 तो खंडक में बिता ही दिए। ठीक है, खंडक में खंडक में बिता ही दिए और परसों रिलीफ आ जाएगी। परसों रिलीफ आ जाएगी। ठीक है, मैं 4 दिन लड़ाई में जाएगी, 4 दिनों खंडक में बिताया। मतलब अपने बचने के लिए तो गहरा तो जो फिल्म देखा होगा, ठीक है, तो रहता है ना, जब युद्ध होता है तो कूद जाता है अपना बचने के लिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी और अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे उसी फिरंगी मेम के बाग में। मखमल की सी हरी घास है। फिरंगी किसको कहते हैं? विदेशी, विदेशी ना। ठीक है, आया समझ? अब देखो,
फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाके कहते हैं कि दम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ठीक, मेरे मुल्क को कौन कहता है? विदेशी महिला, जर्मन की महिला। ठीक है, अब आगे बताते हैं कहाँ की है। फिरंगी मैम है जो विदेशी होती है, ऐसा समझे। तो इस फिरंगी मैम ने खूब जो है कि दूध फल इन सब का वर्षा कर रही है। ठीक है, और ये जो है कि लाना सिंह तो कहता है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ठीक है, सिपाही का मतलब है कि लड़ाई। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की देवी पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं, 30 मन का गोला। उस दिन धावा किया था कि 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। धावा करके 4 मील तक जो है कि पूरा समाप्त कर दिया था। और पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाएंगे। ठीक, जनरल साहब ने पीछे हटने का आदेश दे दिया कि पीछे हट जाओ। ठीक है, जिसके कारण उनको हटना पड़ा, नहीं तो बर्लिन पहुंच जाते जर्मनी में। सूबेदार हजारा सिंह क्या था? सूबेदार था। ठीक है, तो सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं और 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सत्य है, लाना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जरा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते भर रहे हैं, और एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। और उद्यमी उठे सिगरी में कोयले डाल, बजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, और महासिंह नाम शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार साड़ी खंडक में चक्कर लगा। ठीक है, और बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला कि मैं पौधा बन गया हूँ। ये सब पंजाबी भाषा है। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, इस पर सब खिलखिलाकर पड़े और उदासी के बादल हट गए। और लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, और ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है? देश मेरा स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे। लड़ाई के बाद अगर मेरा देश अगर जीतेगा तो क्या करेंगे? तो 10 गुमा 10 गाँव जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा।
लाड़ी होरों को भी यह बुला लोगे। यहाँ वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैं चुप कर यहाँ बालों को शर्म नहीं और देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। मतलब समझा नहीं पाया कि सिख जो है कि तंबाकू नहीं पीता है और वह सिगरेट देने में हट करती है और ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। ठीक है, अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हो। तुम अपने दोस्तों कंबल उसे चढ़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप किचन में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मारे पड़ जाना। जरा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मौत और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। और मेरा डर मत करो, मैं तो गुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। कीरत सिंह, ठीक है, भाई है, उसके गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी वहाँ। ठीक है, और वजीरा सिंह ने त्योली चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लड़ाई है? क्या मरने मारने की लड़ाई है? मरे जर्मनी और तुरक, मरे जर्मनी और तुरक। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ, कैसे? तो देखो, सब मिलकर गीत गाता है कि दिल्ली शहर ते पिसौरू जान दिए कर लेना लौंगा द व्यापार मंडिए कर लेना नाडेना सौदा अड़िए ओए लाना चटाका कद्दुए नून। और कद्दू बनियान मजेदार गोड़िए ऊन लगा चटाक कद्दुए नून। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि ये दिल्ली शहर से पेशेवर को जाने वाली मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना। लौंग का व्यापार कर लेना। अड़ी नारे की शौक भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, ये गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवाली सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंडा के गीत से गूंज की और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे। ठीक है, हो गया, दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। अब आते हैं तीसरा कहानी में। ठीक है, तीसरा कहानी में देखो, दोपहर रात गई और अंधेरा है। ठीक है, दोपहर और रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहरा सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है और लहरा सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। ठीक है, पानी
पिला दो, पानी पिला दो। तो लाना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो और तुम मेरे पास सिगरी, और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, ना मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, और विलायत से मेवे बुन कर भेज रही है। गुरु उनका भला करे, वो कहकर लाना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। ठीक है, सच कहते हो और नहीं झूठ, जो कहकर नहीं करते। बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप खाकी कोट जिनका कुर्ता भर पहनकर पहने पर आप खड़ा हुआ, और मेम की जर्सी की कथा केवल कथा ही। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा, और 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट का रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, और खंडक छिनकर वही जब तक दूसरा भूख में न मिले डटे रहो, और हम यहाँ रहेंगे वो हुक्म में। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ, लहना सिंह को हो गया, लहना सिंह आगे हो गया। तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझ कर चुप हो गया, और पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। मार्च मतलब सब एक साथ हो जाता है। और लेफ्टिनेंट साहब लाना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए, और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पी लो। तो आंख मारते मारते लहना सिंह जब समझ गया तो मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा, और बाल देखे तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए, एक दिन में उनका बाल कहाँ उड़ गए, और उनकी जगह कैदियों के
कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। तो लाना सिंह ने जांचना चाहा कि लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो लड़ाई खत्म होने पर क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? लड़ाई जब खत्म हो गया तो कहता है क्या यह देश पसंद नहीं है? तो नहीं साहब, शिकार के मजे यहाँ कहाँ? याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जंगलहरी जिले में शिकार करने गए थे और हाँ वहीं सब आप पोत पर सवार थे और उनकी आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। तो बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नील गाय निकली की ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था और आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैच में लगाएंगे। हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के 2 होंगे। हाँ लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दियासलाई से आता हूँ कहकर लाना सिंह खंजर में घुसा और उसे संदेह नहीं रहा था और उनसे झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? तो वो कौन था? वजीरा सिंह। ठीक है। हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई क्या? जरा तो आंख लगने दी तो होती। ठीक है, अंधेरा में टकरा गया तो क्या कोई कयामत आ गया क्या? आंख तो लगने देता। फिर चौथा आ गया तो बोलता है कि होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहन कर यहाँ कोई जर्मन आया है। ठीक है, देखो उनकी वर्दी पहन कर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार किचन में चक्कर काटते फिरते और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौटो, खंडक की बात झूठ है, चले जाओ, खंडक के पीछे से निकल जाओ। ठीक है, पता तक ना खड़ के देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म जमादार लाना सिंह तो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख, 8 नहीं 10 लाख। एक अकालिया 6.25 लाख के बराबर होता है। एक अकालिया 6.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया और उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। बेल के इतना बड़ा बेल के बराबर 3 गो गोला निकाले। तीनों को जगह जगह खंडक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में से एक तार का बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे
सिगरी के पास रखा और बाहर की तरफ एक दियासलाई जलाकर गुत्थी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लाना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी और लाना सिंह ने एक कुंडा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोटा मतलब ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। और लहरा सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंडक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगरी के पास लिटाया और जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले कर दिया और साहब की मूर्छा हटी। साहब की लाना सिंह हंसकर बोले, क्यों लपटन साहब, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी है। यह सीखा कि सिगरेट पीते हैं और यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब पोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लाना सिंह ने पलटून की जेबों की तलाशी नहीं ली। साहब ने मारो जारे से बचाने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले और लाना सिंह कहता गया, चालक तो बड़े हो पर माझे का लाना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा और उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था और औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बर के नीचे मजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए और गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो और सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू ओलू राम भी डर गया था और मैंने मुल्ला दी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी और इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। कपाल क्रिया मतलब माथा छिलवा दी और धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? तो लहना सिंह ने उसे तो यहाँ कहकर सुना दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पटिया कसकर बांधी। घाव मांस में ही था और पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े और सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले आगे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। कौन? लहना सिंह था, टक्कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे। वे कितने थे? वे 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में हुए अचानक आवाज आई।
आवाज आई वहाँ गुरु जी की फतह, वहाँ गुरु जी के खालसा और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे और ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह, पीछे से कौन आ गया? सूबेदार सर जो हजारा सिंह था, सबका हेड था। ये जवान आग बरसाते थे और सामने लहरा सिंह के साथियों के संगीत चल रहे थे और पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीत पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिंह की दीप फौज आई और वह गुरुजी दीप फतह, वह गुरुजी दा खालसा सत्य श्री अकाल पुरुष और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण चले गए। सिखों में 15 के प्राण चले गए और सूबेदार के दाहिने कंधों में से गोली आर पार निकल गई और लहरा सिंह की पसली में एक गोली लगी और उसने घाव को खंडक की गीली मिट्टी से पुरा लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया और किसी को खबर न हुई कि लहरा के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। और लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में बाण भट्ट की भाषा में दर्द विरोध कहलाती। और वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे घुटनों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था तो सूबेदार लहरा सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। ठीक है, ध्यान देना। लहरा सिंह कह रहा था कि आप नहीं होता तो सभी मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों से सुन ली थी और उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था और वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार धोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँचा। फिर अस्पताल नजदीक था, सुबह होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाश रखी गई। सूबेदार ने लहरा सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए। ठीक है, और उन्हें यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बर्रा रहा था, जोर मतलब बुखार से बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहरा को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहरा ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। ठीक है, देखो बोधा कौन था? लहरा सिंह का बोधा कौन था? बोधा सिंह कौन था? सूबेदार जो लहरा सिंह है उनका देखो। और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँच कर गाड़ी भेज देना। मेरे लिए वहाँ पहुँच कर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते रही मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, घोड़ा को चिट्ठी लिखो तो मेरा
मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। बोधा गाड़ी पर लेट गया, बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सुबेदारनी। और गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सुबेदार ने चढ़ते चढ़ते लाना का हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। ठीक है, सुबेदार ने चढ़ते चढ़ते कहा है कि तूने, किसको कहा, तो लहरा सिंह को, कि तूने बोधा को और मेरा प्राण बचाओ। लिखना कैसे, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सुबेदारनी को तू ही कह देना। उनसे क्या कहा था कि अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाता ही लाना लेट गया, बजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, डर हो रहा है। ठीक है, और अगला है 5, जो कि इसके बाद लास्ट नहीं है, देखते हैं। तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है और सारे दृश्यों का रंग साफ होता है। समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लाना सिंह 12 वर्ष का है। लाना सिंह उस समय तो 8 वर्ष का था, अभी लाना सिंह 12 वर्ष के हैं। जब पंजाब में भेंट हुआ उस समय लाना सिंह कितना वर्ष, 12 वर्ष, लड़की 8 वर्ष की थी। चलो ठीक है, लाना सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ, और दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ हर कहीं उसे 1-8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है तो तेरी कुर्बानी हो गई, तब धक खाकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा, उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं है ऐसा में फूलों वाला सालू। सुनते ही लाना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? बजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए और लाना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया। उसके बाद लाना सिंह क्या हो गया? नंबर 77 में राइफल में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। ठीक है, अभी बैठो, हम कहे हैं स्कूल लेट होता है तो प्रार्थना के बोला तो ध्यान देना। तो वो जो है लहना सिंह ने 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए घर आया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है और फौरन चले जाओ। और साथ ही सुबेदार सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं और लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सुबेदार का गांव सस्ते में पड़ता था और सुबेदार उससे बहुत ज्यादा लाना सिंह सुबेदार के यहाँ पहुंचा। तो वीडियो बनाइए करिए ना। तो जब चलने लगा तब सुबेदार घोड़े में से निकाल कर आया, बोला लाना सुबेदारनी तुमको जानती है और बुलाती ही है। ठीक है, और जा मिला। लाना सिंह भीतर पहुंचा। सुबेदारनी मुझे जानती है। कब से? तो रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सुबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी लाना सिंह चुप। तो मुझे पहचाना नहीं, क्या तेरी कुर्बानी हो गई? सुबेदारनी बोली क्या तेरी कुर्बानी हो गई?
धत कब हो गई। देखते नहीं रेसी बूटो वाला सालू अमृतसर में भावों की टकराव से मुठसार पुलिस और करवट बदली, पसली का घर बाहर निकला, बजीरा पानी पी रहा और उसने कहा था स्वप्न चल रहा है, स्वप्न स्वप्न चल रहा है। शिवरानी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया और एक काम कहती हूँ तो तेरे मेरे तो भाग फूट गए। और सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लाइटपुर में जमीन दी है और आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तमियों की झगड़िया पलटन क्यों ना बढ़ा दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। और एक बेटा है फौज में भर्ती हुए से 1 ही वर्ष हुआ और उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया, सब मर गए। ठीक है, एक ही जी पाया जितना का बोझा। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तो तुमने उस दिन मेरे प्राण को बचाए थे। तो आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। और ऐसे ही इन दोनों को बताना यह मेरी दीक्षा है। और तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। किसको कहता है? लहरा सिंह को। कौन कहता है? वही लड़की। ठीक है कि मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती शिवरानी ओबड़ी में चली गई। लाना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। बजीरा सिंह पानी पीला। उसने कहा था लाना का सिर अपनी गोद में रखे बजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पिला देता है। और आधे घंटे तक लाना चुप रहा। फिर बोला कौन कीरत सिंह? तो बजीरा ने खुद समझ कर कहा कि हाँ। तो भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। बजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाथ में यह आम खूब फलेगा और चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। और बजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा फ्रांस और बेलिज में 18वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। ठीक है, लहना सिंह क्या हो गया? उस लड़ाई में मर गया। ठीक है, और चलो इसमें कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रेडी कर लेना है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रेडी कर लेना है।
3 घंटा तिथं बिझी होईल